अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताया है। ट्रू फॉल्स का मतलब क्या है, ट्रू फॉल्स हम लोग को कैसे करना है, कुछ नहीं बेटा, कंसेप्ट जो है वो समझना है, बहुत अच्छे से समझना। देखो कैसे, देखो यहाँ पे जो है बताया कि p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर एंड m इज एन इंटीजर। तो पहला बात यहाँ पे ये आता है कि इंटीजर क्या होता है, कैसे होता है। इंटीजर का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी से एकदम प्लस इंफिनिटी तक जो भी नंबर होता है सारा का सारा इंटीजर्स है। एग्जाम्पल क्या है, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर जीरो इंटीजर है कि नहीं, तो बेटा जीरो इंटीजर है। तो दैट मीन्स अगर नंबर लाइन के टाइप से सोचोगे तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में ही जीरो आ जाता है, ठीक है ना, जीरो आ जाता है। तो फिर जीरो भी इंटीजर होता है, लेकिन कोई भी डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होता है, या फिर फ्रैक्शन वाले नंबर इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, मतलब जो फिक्स्ड नंबर होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके 10, -10, ये जो नंबर्स है ये सारा इंटीजर्स है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में बताया है कि p बाई क्यू इक्वल टू, हम ये पे लिख लेते हैं, p बाई क्यू इक्वल टू p बाई क्यू दोनों के साथ सेम नंबर मल्टीप्लाई किया है। जो नंबर m क्या है, m है इंटीजर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि m इज एन इंटीजर। अब मेरा दिमाग में ये चलेगा, कोई भी नंबर मतलब जो फ्रैक्शन है, मान लेते हैं एग्जांपल से समझते हैं, मान लो यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, तो 2/3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/3। अब कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटू 10 सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, नेगेटिव m नहीं है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो आंसर क्या आ रहा है, देखो 10 2 ज़ा 20 एंड 10 3 ज़ा 30। देखो ये दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो फिर भी 2/3 आ रहा है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन को ट्रू समझने लगते हैं कि ये तो ट्रू है, मतलब p बाई क्यू एक फ्रैक्शन है जिसके साथ कोई भी एक नंबर ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर सेम नंबर आ जाता है। बेटा नहीं आता है। अगर तुम 3 ऐड कर रहे हो, देखो 2/3 है, तुम क्या ऐड करोगे, मान लो कि 3 ऐड कर रहे हो, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3 + 3, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, देखो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 + 3 कितना हो जाता है, 6 हो गया। तो देखो ये चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कोई भी एक रैशनल नंबर है उसके साथ सेम नंबर प्लस करने से ये जो है फ्रैक्शन ही बदल जाता है। सब्ट्रैक्शन के टाइम भी वही सेम हो जाता है, फ्रैक्शन ही बदल जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई के टाइम क्या होता है, डिवीजन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि डिवीजन मतलब मल्टीप्लाई करके उल्टा, तो फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम बात है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई के टाइम यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई करा, देखो दोनों में कैंसिल आउट होके वही सेम इनिशियल 2/3 आ जा रहा है ना। लेकिन यहां पे देखो क्वेश्चन में देखो एक वर्ड था, ये है इंटीजर, जो मेरा यहां पे मार्किंग किया हुआ है इंटीजर। दैट मींस इंटीजर जीरो भी हो सकता है, इंटीजर जीरो भी हो सकता है। तो m इज एन इंटीजर, कौन सा नंबर बताया नहीं है, तो फिर हम लोग जीरो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं, बात को समझो, जीरो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 0 × 2 दैट इज 0, 3 × 0 दैट इज 0। बट हम लोग जब फ्रैक्शन कर रहे थे या फिर जब रैशनल नंबर कर रहे थे, वहां पे रैशनल नंबर का डेफिनेशन में मैंने ये बताया था कि p बाई क्यू फॉर्म में q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि q 0 कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि q अगर 0 हो गया तो फिर ये जो पूरा नंबर है ये इनफाइनाइट हो जाता है, दैट मींस इंफिनिटी हो जाता है। तो इसीलिए ये डिनोमिनेटर का जो नंबर है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो, कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस बात के थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना और इसको दिमाग में रख लेना। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या बताया, हम एक बार बता रहे हैं। यहाँ पे बताया था m इज एन इंटीजर, तो फिर हम लोग m को 0 लेके सोच सकते हैं ना कि 0 से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो फिर ये m के जगह पे 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, लेकिन जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये q जो है ये रैशनल नंबर रहेगा ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया कि इफ p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर एंड m इज एन इंटीजर देन p बाई क्यू इक्वल टू p इंटू m q इंटू m। क्यों, क्योंकि m जो है इंटीजर है, तो फिर यहाँ पे अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है कि pm डिवाइडेड बाई qm, ये नंबर आ रहा है। बट m क्या है, इंटीजर, इंटीजर 0 हो सकता है। तो यहां पे इंटीजर m
नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर के रूप में अगर 0 इस जगह पे मल्टीप्लाई हो गया तो फिर ये जो आंसर है ये आंसर इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर सर ट्रू कब होता, अगर यहां पे ये m इज एन इंटीजर नहीं लिखा हुआ होता, इंटीजर के जगह पे कोई भी कुछ भी लिखा हुआ रहे, मान लो कि यहां पे नेचुरल नंबर लिखा हुआ रहता है, नेचुरल नंबर मतलब 1 से चालू होता है, तो फिर 1 2 3 ऐसे करके, तो फिर नेचुरल नंबर अगर लिखा हुआ होता तो फिर ये ट्रू हो जाता। लेकिन P बाई क्यू फॉर्म को कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, हर नंबर के लिए ये ट्रू है, बट 0 मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते। और यहां पे ये बताया नहीं कि m इज एन इंटीजर, m इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन बताया नहीं है। तो फिर हमको इसको लेके चलना है कि m 0 भी तो हो सकता है। अगर m 0 हो सकता है तो ये फ्रैक्शन क्या रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसके बेसिस पे बस इसी रीजन के ऊपर ये वाला 14 पार्ट 1 फॉल्स हो जाता है। ये बहुत लेंदी करके मैंने बताया, लेकिन पूरा जो कंसेप्ट है पूरा बताया। अभी चलो शॉर्ट में बताते हैं क्यों नहीं। यहां पे क्या क्वेश्चन था कि P बाई क्यू इक्वल टू P इंटू एम डिवाइडेड बाई क्यू इंटू एम। तो फिर इसका मतलब क्या है, m के जगह पे हम लोग कोई भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो जैसे मैंने p इंटू 10 q इंटू 10 कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया 10p डिवाइडेड बाई 10q। तो ये दोनों क्या हो गया, देखो 10 10 कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली जो था p बाई क्यू वही घूम फिर के आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है, वही घूम फिर के आ रहा है। लेकिन एक और नंबर लेते हैं कि p बाई क्यू दैट इज इक्वल्स टू p इंटू एम डिवाइडेड बाई q इंटू एम, और इंटीजर दैट मीन्स 0 भी एक इंटीजर है, तो फिर 0 मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर p इंटू 0 q इंटू 0। अब देखो p इंटू 0 दैट इज 0, q इंटू 0 दैट इज 0, और डिनोमिनेटर में 0 मतलब वो क्या हो जाता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अभी हम लोग सीखेंगे क्लास 7 8 में हम लोग सीखेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी रैशनल नंबर का 0 नहीं हो सकता, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जितना भी बड़ा होगा हम लोग उतना भी नॉलेज बढ़ेगा, तो नॉलेज के हिसाब से हम लोग को पता चलेगा कि डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाता है दैट मीन्स वो इनफाइनाइट हो जाता है ना। तो फिर कोई भी पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है, वो इन्फिनिटी हो जाता है, जैसा भी हो जाए, वो रैशनल नंबर हो, इरेशनल हो, या फिर कुछ भी, मतलब जैसे भी हो जाए वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो फिर इसीलिए डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि 0 से डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते। कोई भी तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है या फिर मोबाइल है, जहां पे भी है, तुम एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 करके देखो, 5 डिवाइडेड बाय 0 करके देखो, देखना नहीं होता है कि कांट बी डिवाइडेड बाय 0 ऐसे करके होता है, ठीक है ना। तो फिर 0 से डिवाइड नहीं होता है, तो फिर रैशनल नंबर नहीं होता है। तो फिर m इज एन इंटीजर बट 0 भी एक इंटीजर, तो यहां पे हम लोग अगर 0 पुट कर रहे हैं तो फिर ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। बस उस ओनली 0 के लिए ये पूरा जो 1 है ये फॉल्स हो जाएगा। आई थिंक हम समझा पाए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर बताना, हम एक बार बताएगा। समझ में आया कंसेप्ट? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 पार्ट 2 देखो 14 पार्ट 2 में क्या है, देखो Q इज अ पॉजिटिव इंटीजर, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। अच्छा, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम मतलब कोई भी दो नंबर है, दो नंबर के बीच में फैक्टर जो है 1 होना चाहिए। दैट मीन्स मान लो कोई भी नंबर ले लो कि 6 एंड 10 ले लेते हैं। देखो 6 को डिवाइड करो, मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 से करो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसका फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 1। 10 का करो, 2 5 जा 10 एंड 5 से करो, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 5 इंटू 1। तो दोनों में देखो सिमिलर कौन कौन आ रहा है, एक तो 1 सिमिलर आ रहा है और दूसरा जो है 2 सिमिलर आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों 6 एंड 10 आर नॉट को प्राइम। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा 1 के सिवा यहां पे एक और एक फैक्टर आ जाता है। दैट मीन्स को प्राइम का डेफिनेशन ये होता है कि कॉमन फैक्टर शुड बी 1। बात समझ में आया, कॉमन फैक्टर शुड बी 1, कॉमन फैक्टर शुड बी 1। हमेशा ये दिमाग में रखना कि दो नंबर गिवन है तो कॉमन फैक्टर शुड बी 1। एग्जाम्पल दीजिए सर, चलो लेते हैं। देखो 8 एंड 9 दो नंबर ले लेते हैं, तो 8 का करो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 का करो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3।
तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या है देखो 2 2 2 1, यहाँ पे फैक्टर्स क्या है 3 3 3 3 2 3 1 1। तो देखो ये दो नंबर में कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 जो है दोनों में कॉमन है। तो 8 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा, ये बाद में जाके भी काम पे आएगा, कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो फिर हम हमेशा कहते हैं कि 7-8 लेवल जो है हम लोग का कंसेप्ट क्लियर करने वाला क्लास है। तो फिर यहाँ पे कंसेप्ट जितना अच्छे से क्लियर कर लोगे उतना अच्छे से आगे जाके मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। तो फिर दो नंबर, कोई भी दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा वही होता है हम लोग का को प्राइम नंबर्स। तो फिर क्रो नहीं है, को प्राइम नंबर जो है इसका कंसेप्ट हमको पता चल गया। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, बता रहा है कि Q इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ठीक है ना। मतलब P एंड Q के बीच में क्या है, एक कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है, ठीक है। एंड P एंड Q की जगह पे Q इज अ पॉजिटिव इंटीजर, Q एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 से चालू करके इन्फिनिटी तक चलेगा। देन P बाई Q इज अ रैशनल नंबर, ट्रू हो जाएगा, है ना। मतलब P बाई Q है, कंसेप्ट क्या क्या बताया कि Q एक पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, दैट मींस ये जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर बताया, दैट मींस Q जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जीरो का राइट साइड। तो फिर यहाँ पे Q हमेशा Q रहेगा, तो फिर ये एक रैशनल नंबर बन सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर का एकदम बेसिक कंसेप्ट ये है कि Q मतलब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे P एंड Q आर को प्राइम, तो को प्राइम बोलो या फिर कुछ भी बोलो तो फिर वो क्या हो सकता है, मतलब वो तो एक नंबर ही है, इंटीजर ले लो, को प्राइम मतलब दोनों के बीच में 1 जो है वो फैक्टर्स है 1, तो फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो उतना मतलब मैटर नहीं करेगा कि दोनों में फैक्टर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये P बाई Q इज अ रैशनल नंबर। तो फिर हाँ ठीक है, चलो ट्रू बता दिए, ठीक है ना। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया, ये बताया कि रैशनल नंबर्स नहीं, फाइंड x सच दैट -3/8 -3/8 एंड क्या बताया x/16, ये दोनों क्या बताया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखो यहाँ पे एक हम लोग का हिंट गिवन है, जो गिवन है देखो, रैशनल नंबर्स a/b एंड c/d आर इक्विवेलेंट जब ये वाले कंडीशन फुलफिल होगा। समझ में आ रहा है, तो कंडीशन क्या है, a/b दैट एंड c/d अगर फ्रैक्शन है, यहां पे जैसे कि ये मान लो a, ये मान लो b, ये मान लो c, ये मान लो d, ऐसा है, तो हम लोगों को ये इक्विवेलेंट, ये जो टर्म है इक्विवेलेंट, ये कंडीशन फुलफिल होने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि a इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू b इंटू सी। और अगर ये दोनों इक्वल हुआ दैट मीन्स a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी, इसका मतलब क्या है, ये बन गया हम लोगों का LHS दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, ये बन गया का हम लोग का RHS दैट इज राइट हैंड साइड। तो फिर LHS एंड RHS को इक्वल करना है, मतलब इक्वल वैल्यू अगर आ जाता है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दीज एंड दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो फिर यहाँ पे ये हम लोग का क्या है, कंसेप्ट है, रूल है। तो इस रूल को याद रखते हुए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। कैसे, अगर ये इसको इक्विवेलेंट होना है तो हम लोग का लॉजिक है कि 3 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स। तो अब देखो सॉल्व करो, यहाँ पे 16 इंटू 3 हो जाता है 48 दैट इज इक्वल्स टू 8x। अब 8 को इधर नीचे कर दो क्योंकि मेरे को x ढूंढना है, क्योंकि बताया क्वेश्चन में कि फाइंड x। तो फिर यहाँ पे 48/8 हो जाता है, 8 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, 6 होता है, तो फिर x का वैल्यू आ गया 6। एक और बार बता रहे हैं x का वैल्यू आ रहा है 6, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे निकला सर। बहुत सारे बच्चे का अगर प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो फिर बेटा ये जो कंडीशन मैंने बताया इसको एक और बार सुन लो। एक्चुअली मैंने क्या बताया, ठीक है, चलो एक बार बता देते हैं। मान लो ये जो है हम लोग का ये क्वेश्चन है, ये जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जो है ये क्वेश्चन है कि a/b एंड c/d ये क्वेश्चन है। इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम लोग को क्या लॉजिक अप्लाई करना है, लॉजिक ये है कि बेटा a इंटू डी करना है एंड b इंटू सी, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, a के साथ d को मल्टीप्लाई करना है एंड ये b के साथ c का मल्टीप्लाई करना है, और ये बन गया। अब ये एक इक्वेशन में आ गया है, इक्वेशन में इधर का साइड बन गया LHS एंड इधर का साइड बन गया RHS।
तो फिर ये जो हुआ LHS, ये जो हुआ RHS, दोनों को सॉल्व करके अलग अलग से इक्वल करना होता है। अगर इक्वल हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। लेकिन यहां पे मेरा x था और x का वैल्यू चाहिए था, तो हम लोग क्या किए, जब यहां पे इक्वेशन आया तो हम लोगों का लीनियर इक्वेशन आ गया। अब हम लोग बस सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लिए। बात समझ में आया? लेकिन बेसिक कंसेप्ट मेरा ये है कि जब हम लोग को इक्विवेलेंट बोलेगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलेगा, तब हम लोग क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? जब a बाई बी एंड c बाई डी बताएगा, तब कंडीशन क्या है, a इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू b इंटू सी। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल होना है, मतलब दिस साइड का वैल्यू एंड दिस साइड का वैल्यू सेम आना चाहिए। यही है इक्विवेलेंट का कंडीशन। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखो क्या बताया, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस। तो फिर मैंने पहले ही बताया इक्वेशन के हिसाब से करेंगे, तो फिर -17/6 प्लस -7/8, एक ब्रैकेट, इसके साथ क्या ऐड करना है, व्हाट शुड बी एडेड। x मान लो, लेट द नंबर शुड बी x ऐड करना है, दैट इज इक्वल्स टू गेट -2, तो -2। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे इसको सॉल्व करना है, लेकिन यहां पे जो है फर्स्ट ब्रैकेट को छोड़ के पहले ही हम लोग जब क्वेश्चन कॉपी करेंगे, हम यहां पे सेकेंड ब्रैकेट दे देंगे। क्यों? क्योंकि दो साइन है, तो दो साइन अगल बगल में हम लोग नहीं पुट करेंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पे -17/6, ये प्लस माइनस में माइनस हो जाता है, 7/8, इसको ऐसे रखो, प्लस x दैट इज इक्वल्स टू -2। अब इसको सॉल्व करो, कैसे होगा देखो, यहाँ पे डायरेक्टली एलसीएम बनाओ, 6, 8 का एलसीएम 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, देन 4 3 जार 12, 2 जार 24, 6 से करो, 3 2 जार 6, बचा 4, 17 4 जार कितना होता है, -68, माइनस यहाँ पे 8, 4 2 जार 8, बचा क्या 3, 7 3 जार 21, ब्रैकेट में रखो, प्लस x दैट इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे सर आपने कैसे किए हो, मेथड समझ में नहीं आया। बेटा अगर तुम्हारा दिमाग में मेथड समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैंने ओनली रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया है, रैशनल नंबर का इसका पहले वाले का एक्सरसाइज देख के यहाँ पे आए हो, 2a 2b 2c 2d करके यहाँ पे आए हो, 2e डायरेक्टली फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो। अगर कर भी रहे हो तो यहाँ पे भी क्वेश्चन होगा, मैंने सॉल्व करवाया तो पहले वाला एक्सरसाइज जो है वो करवाया, वहां पे देख लो, चेक कर लो। तो फिर मैंने जो कंसेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं वो कंसेप्ट तुमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, हम जो कंसेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं, और हम कौन सा वाला कंसेप्ट यूज करते हैं तुम लोगों को पता ही है, बहुत इजी कंसेप्ट यूज करते हैं। पहले हम वो सिखाते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, और पूरा का पूरा एक्सरसाइज बोलो वही वाला मेथड पे चलते हैं, है ना। चलो फिर यहाँ पे आ जाओ, और जो है -68 -21 ये 1b में सीखा था, चेक करो। -68 जब 2 माइनस होता है क्लास 7 का 1b, ये हमेशा मेरे को याद रहता है। ठीक है ना। अच्छा चलो यहाँ पे 8 + 1 9 हो जाता है, 6 + 2 8, तो डिवाइडेड बाई 24, इसको ऐसे रखो, प्लस x दैट इज इक्वल्स टू -2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे बेटा, कुछ नहीं करना है, ये जो बंदा है इसको पूरा का पूरा राइट साइड भेज दो। अगर राइट साइड भेजोगे तो क्या होगा, देखो इसका ब्रैकेट दिए हैं, लेकिन तब भी हम लोग क्या देखेंगे कि x के साथ जो अननोन वेरिएबल है इसके साथ इसका क्या रिलेशन है। देखो एडिशन का रिलेशन है, बीच में एडिशन है, तो ये वाला बंदा जब उधर जाएगा तब अपने आप में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो कैसे करना है, देखो x इक्वल टू -2 माइनस -89/24 ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, ये आपस में एक ब्रैकेट था, तो इसीलिए मैंने इस ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, लेकिन ब्रैकेट के बाहर में प्लस था, तो फिर इस प्लस को इधर लेके चल गया, तो फिर ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे का दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ऑलरेडी तो यहाँ पे माइनस था, तो आप तो यहाँ पे डायरेक्टली प्लस कर सकते थे। तो बेटा देखो अल्टीमेटली यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो -2 + 89/24, इसके बारे में ही बात कर रहे थे ना, वही आ गया। अब अगर कुछ बच्चे का दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम डायरेक्टली ये प्लस लिख देंगे तो क्या कुछ दिक्कत है, नहीं बेटा कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को ये दिखाना था कि ये प्लस कैसे हो रहा है। बेटा ये जो लीनियर इक्वेशन मैंने सिखाया है वहां पे जाके चेक करो। अब जो है ये दोनों का एलसीएम कर लो, तो यहाँ पे क्या आया
-2/1 प्लस 89/24। अब इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व कर लो। नीचे जो है 24 आएगा, तो फिर 24 2 जा, मैंने ऑलरेडी सिखाया है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो फिर यहाँ पे आ जाता है 48 प्लस 89 दैट इज इक्वल्स टू -48 प्लस 89 कितना हो जाता है, बड़ा का साइन बैठेगा, दैट मींस प्लस बैठेगा। हम नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में प्लस हम लोग नहीं पुट करते हैं। तो फिर 89 से 48 से 89 तक चलो सब्ट्रैक्शन मैंने सिखाया, बहुत बार सिखाया, तुम लोग साइड में कर लोगे, लेकिन साइड में करना मेरे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेंटली करना है, जल्दी करना है। कैसे 48 से 52 हुआ और 50 से 80 कितना हुआ 30, तो इधर हुआ 32, देन उधर 9, तो 32 प्लस 9 करो तो कितना हो जाता है 32 प्लस 9 करो तो 8 होता है 40 और 1 तो फिर 41, तो फिर आंसर क्या आ गया 41/24। सब्ट्रैक्शन कैसे किया बेटा, मैंने 48 से 89 तक चला है, तो सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि तुमको चलना है बेटा, ठीक है ना, चलना है। जैसे कि मान लो कि 5 - 2 कितना हो जाता है, तुम लोग फटाफट बता दोगे सर 3, लेकिन हुआ कैसे, तुम लोग बताओगे सर 5 से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया। नहीं बेटा, मैंने 2 से 5 तक चला है, 2 से 5 तक चलने के लिए क्या है, बीच में कितना नंबर्स आता है, 3 नंबर्स आता है ओनली, है ना, 3 4 5 3 नंबर्स आता है। तो फिर हमको सब्ट्रैक्शन के दिमाग में जब भी आएगा तब हम लोग क्या करना है, चलना है। जैसे कि यहाँ पे 48 से 89 तक था तो हमको चलना है, तो फिर 48 से 89 तक चलो। 48 प्लस 2 करो 50 हो जाता है, 2 दिमाग में पुट कर लो, देन 50 से 80 30 होता है, तो 32 मेरे हाथ में है। अब 80 से 9 तक चला तो फिर 9 भी आ गया, तो फिर मेरे हाथ में क्या क्या 239, तो फिर 39 प्लस 2 करो कितना हो जाता है 41, तो फिर 41/24 विल बी द आंसर। तो व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, तो आंसर विल बी 41/24। चलो आंसर चेक कर लो, चेक कर लिए हो, सही आया ना। अरे मेरे को पता था सही आएगा, क्यों पता है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने जो सम किया है सही किया है। बस यहाँ पे x लिखते चलना है और स्टार्टिंग में यहाँ पे और लिखना है। ये और क्यों लिखना है बेटा, मैंने लीनियर इक्वेशन में समझाया है। अगर मेरे से लीनियर इक्वेशन नहीं की हो तो बेटा एक बार लीनियर इक्वेशन जाके देख लो, सीख लो, समझ लो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन मैक्सिमम मतलब एक बुक का मैक्सिमम पोर्शन हम लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करवाएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन एक ऐसा एक टॉपिक है जो कि बहुत यूटिलाइज करना है और बहुत इजीली सम हम बना देते हैं या फिर बना सकते हैं हम लोग, है ना। चलो फिर यहाँ पे एक्सरसाइज एंड करते हैं, चलो एक्सरसाइज एंड।